वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है दोस्तों सामान्य विद्युतीय उपसाधन। ठीक है, देखिए मैंने दूसरा किताब उठाया है आपको बताने के लिए। ये आपका 7वां चैप्टर है इसमें, बट ये आपका लिटरली देखा है तो ये आपका तीसरा चौथा चैप्टर आएगा। ठीक है, तो इस किताब में आपको बहुत अच्छे से अलग अलग पार्ट वाइज का सबको समझाया गया है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने इसको किताब को चुना हुआ है। तो और इसी किताब से मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके पिछले वाले चैप्टर में जो आपका डीसी परिपथ वाला था ना, ठीक है, उसमें आप काफ़ी कुछ छूटा हुआ है, जैसे प्रतिरोधक के प्रकार वगैरह छूटा हुआ है, तो मैं आपको उसको भी बता दूंगा अभी बस इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो वो अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें किरचॉफ का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, प्रतिरोध हम लोग कलर कोडिंग कैसे करेंगे, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये वाला। तो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आईटीआई का जो भी वीडियो मैं डालूं चैप्टर वाइज आपको मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा चैप्टर है आपका, सामान्य विद्युतीय उपसाधन यानी कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एसेसरीज मतलब इलेक्ट्रिकल में जो हम लोग घर में अप्लायंस यूज़ करते हैं उसमें कौन कौन से हमारे चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है परिचय। ठीक है, तो विद्युत को चालकों के द्वारा जनरेटिंग स्टेशन से उपभोक्ता मीटर तक पहुंचाया जाता है। सिंपल बात है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर यानी हम जो विद्युत का उपयोग करते हैं, इस विद्युत को उपयोग करने के लिए भवन में वायरिंग की जाती है। अब वायरिंग करने के समय भवन में वायरिंग करने के लिए वायरिंग सामग्री की आवश्यकता होती है, और इन्हीं सामग्री को हम लोग तकनीकी भाषा में विद्युत उपसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है NEC के अनुसार विद्युत कार्यों में काम आने वाले उपसाधन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज यूज्ड इन नेशनल इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास है उपसाधनों के मानक निर्धारण 6, 16 और 32 एम्पियर। 6, 16 और 32 एम्पियर है BIS। ठीक है, बोर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 1293-98 के अनुसार वोल्टेज 240 वोल्ट AC, यानी हमारे घर में कंज्यूमर को मिलता है 240 वोल्ट मिलता है। ठीक है, और विद्युतीय उपसाधन निम्न प्रकार के होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपका आता है नियंत्रण उपसाधन यानी कंट्रोलिंग एसेसरीज, जिससे हम लोग विद्युत को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग एसेसरीज में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्विच। ठीक है, स्विच स्विच आपका दो तरह का होता है, दो नहीं कई तरह के स्विच होते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग को सबसे पहले आपको पढ़ना होगा फ्लश टाइप स्विच। फ्लश टाइप, ये रहा फ्लश टाइप स्विच। ठीक है, इस स्विच का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, घर में हमेशा हम लोग नॉर्मल घर में हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब फ्लश स्विच में भी दो टाइप का आता है, एक आता है, ठीक है, सिंगल वे स्विच, दूसरा आता है टू वे स्विच। सिंगल वे स्विच में 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, आपके प्लस एक होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट पीछे में होते हैं जहाँ पर हम लोग प्लस को जोड़ते हैं। ठीक, और बट टू वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट होते हैं, इसमें भी हम लोग प्लस को जोड़ते हैं। तो इससे हम लोग जो टू वे स्विच होता है इसको यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अधिकतर हम लोग स्टेयर केस में यानी सीढ़ीदार, जहाँ सीढ़ी का काम होता है ना, वहाँ पे हम लोग टू वे स्विच का यूज करते हैं। दूसरा स्विच आता है इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच होता है, इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इसका फिगर ऐसे ही होता है वो भी, बट इसको घुमाने रोटेटरी टाइप का होता है, अधिकतर रोटेटरी टाइप का होता है, घूमने वाला। ठीक है, ऐसे बना तो इसे घुमा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा रोटेटरी। ये एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक ही बल्ब को 2 स्थानों से नियंत्रित करना रहा तो टू वे स्विच, 3 स्थानों से करना रहो तो इंटरमीडिएट स्विच। उसके बाद आता है बेल स्विच। ठीक है, बेल स्विच होता है आपका रिंग बेल वाला जो दरवाजे पर लगाया जाता है। ये ऐसा स्विच होता है जिसको हम लोग एक बार दबाएंगे तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर दबाए रखेंगे तो बजता रहेगा, और यानी ऑन पोजीशन में रहेगा, जब छोड़ेंगे ये तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेल स्विच, यानी हम लोग घर में डोरबेल के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारा है बेड स्विच। बेड स्विच जो होता है चारों तरफ से पैक होता है, जिसको हम लोग बेड के सबसे जहाँ सोते हैं हम लोग वहाँ पे लगाते हैं इसको। ठीक है, उसको बोलते हैं बेड स्विच। रोटेटरी स्विच, हम लोग कूलर पंखा जो आज चल रहा है उसको से घुमा करके, इसे से घुमा घुमा के जो हम लोग ऑन ऑफ करते हैं वो होता है रोटेटरी स्विच। स्लाइड स्विच आज के समय में हम देख सकते हैं टॉर्च वगैरह में मिलता है हमको। ठीक है, टॉर्च में हम लोग ऐसे रहेगा तो टॉर्च में ऐसे ऐसे आगे करके जो ऑन करते हैं और पीछे करके ऑफ करते हैं, उसे बोलते हैं स्लाइड स्विच। उसके बाद आपका आता है टम्बलर टाइप टू वे स्विच। ये हो गया आपका टम्बलर टाइप टू वे स्विच। ठीक है, मतलब देखिए एक जॉयस्टिक लगी होती है, इसे हम लोग ऐसे घुमा कर ऑन ऑफ करते हैं।
ठीक है, ये दो तरफ चलता है, मतलब एक यहाँ पे एक ही बल्ब को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है आईसीडीपी मेन स्विच। ठीक है, आयरन कवर, आईसी का मतलब आयरन कवर्ड डबल पोल मेन स्विच, यानी ये मेन स्विच कितना का बनता है, ये आपका 16 एम्पियर से 32 एम्पियर तक के 240 वोल्ट के आते हैं। ठीक है, देखिए ये सारे जो स्विच आपने पहले पढ़े हैं ये सब भी आपके 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर के अलग अलग आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, बट 16 एम्पियर का स्विच आता है, 16 एम्पियर का सॉकेट भी आता है, बट 32 एम्पियर का भी नहीं। 32 एम्पियर के लिए आपको यही सब आईसीडीपी मेन स्विच का यूज ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीनी मिट्टी, ये किसका बना होता है आपका आईसीडीपी मेन स्विच का बना होता, आपका चीनी मिट्टी का बना होता है। ये फ्यूज रिलायबल होते हैं। ठीक है, रिलायबल मतलब विश्वासी होते हैं। इनमें एक हैंडल द्वारा नाइफ स्विच, देखो इसमें हैंडल लगा होता है, इसको ये बंद रहता है, इसको ऑन ऑफ हम लोग इसको यहाँ से इस हैंडल के थ्रू कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना आईसीटीपी मेन स्विच। ठीक है, आईसीटीपी मेन स्विच के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका पढ़ना अगला आईसीटीपी मेन स्विच। ठीक है, ये क्या होता है, आयरन कवर्ड ट्रिपल पोल मेन स्विच। ठीक है, इसमें ट्रिपल पोल होते हैं 3 फेज लाइन के लिए। ये आपका उससे पहले जो होता है का आईसीडीपी, ये डबल पोल में 2 फेज लाइन के लिए काम होता है। ठीक है, बट आईसीटीपी ट्रिपल फेज के लिए। इसमें मुख्य रूप से कवर, इंसुलेटेड और सिंगल टर्मिनल, अर्थ टर्मिनल, न्यूट्रल लिंक, हैंडल, स्विच वगैरह सब कुछ होता है। इसको 16 एम्पियर से 150 एम्पियर तक बनाया जाता है और 440 वोल्ट तक के आते हैं। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। यानी ठीक है, तो आईसीटीपी का यूज कहाँ किया जाता है, उद्योगों में, इंडस्ट्रियल एरिया में। बट आपका जो आईसीडीपी होता है वो घरों में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक टॉपिक है विभिन्न प्रकार के स्विचों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका एक विशेषताएं का एक वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, एक ग्राफ बनाया हुआ, ग्राफ बोल सकते हैं, जैसे कि मेन स्विचों के प्रकार और विशेषताएं दर्शा दिया है एक टेबल के अनुसार। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वीडियो पॉज कर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको आना है निर्गत यानी आउटलेट एसेसरीज। इससे पहले हम लोग क्या, ये सब क्या थे, आपके कंट्रोलिंग एसेसरीज थे। ठीक है, जहां से हम लोग कंट्रोल कर सकते थे। बट ये आपका क्या, निर्गत यानी आउटलेट, जहां से हम लोग विद्युत को लेंगे, किसी अप्लायंस में देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है सॉकेट। सॉकेट सॉकेट क्या है कि सॉकेट आपका है, देखिए 2 पिन सॉकेट, 3 पिन, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट। 2 पिन सॉकेट क्या होता है, 2 पिन प्लग लगाकर सप्लाई ली जाती है इसमें। उसके बाद आपका ये फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टम्बलर फ्लश टाइप दोनों प्रकार के आते हैं। देखिए ये भी आपका फ्लश टाइप, 2 पिन फ्लश टाइप। ठीक है, इसमें 2 पिन होते हैं, तो इसमें बीच में एक है। 3 पिन सॉकेट 6 एम्पियर 240 वोल्ट। देखिए 3 पिन सॉकेट 1 2 3, यहाँ से 3, सॉरी यहाँ से 3 पिन सॉकेट है, यहाँ से 1 1 2 3। ये ऊपर वाला आपका अर्थिंग होता है, ये प्लस ये माइनस हो सकता है, या फिर ये प्लस ये माइनस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सॉकेट विद स्विच, एक आता है सॉकेट जो स्विच के साथ एडजस्ट रहता है। ठीक है, 6 एम्पियर 16 एम्पियर 240 वोल्ट का आता है। इसमें स्विच बैकलाइट के साथ फिट रहता है, मतलब स्विच जो होता है बैकलाइट का एक पोर्शन होता है उसमें फिट रहता है। ठीक है, वो काफ़ी अच्छा रहता है सिंगल वे की। 16 एम्पियर के लिए अधिकतर वही लगाते थे, हीटर वगैरह चलाना हो तो वही लगा दिया जाता है। ठीक, लेकिन खराब, अगर मैं दोनों में से कोई एक चीज़ खराब होना तो पूरा सेट ही बदलना पड़ता है। ये थोड़ा सा इसका डिफेक्ट है, अपवाद है। ठीक है, सॉकेट आउटडोर की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग विशेषताएं दी गई हैं। देखिए सॉकेट आउटलेट 3 पिन और 2 पिन आकार में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। उसके बाद आपका आता है प्लग। प्लग क्या होता है, प्लग 2 प्रकार के होते हैं, 2 पिन प्लग और 3 पिन प्लग। ठीक है, ये प्लग आप फिगर में देख सकते हैं। हम लोग हमेशा जब मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए मिलता है 2 पिन प्लग। और तीसरा होता है 3 पिन प्लग। 3 पिन प्लग का यूज होता है अधिकतर हम लोग करते हैं जहाँ पे ज़्यादा धारा लेना होता है हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं। 3 पिन प्लग में तीसरा जो मोटा वाला होता है, लंबा जो पिन होता है, वो आपका अर्थिंग के लिए होता है, बाकी दोनों आपके प्लस और माइनस के लिए होते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ये बैकेलाइट पीवीसी का बना होता है, रेटिंग 6 एम्पियर 16 में 250 वोल्ट का होना चाहिए। देखिए वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन एम्पियर धारा बदल जाएगी, 16 और 6 एम्पियर। ठीक है, धारक उपसाधन, धारक का मतलब होल्डिंग एसेसरी, वह उपसाधन एसेसरी जो धारा को वहन कर रहा हो। ठीक है, सबसे पहले आपका लैंप होल्डर। ठीक है, विद्युत वायरिंग में घरों में लैंप लगाने हेतु यह मुख्य साधन, मतलब जहाँ पे लैंप बल्ब हम लगाएंगे लैंप, वहाँ पे होल्डर यूज करेंगे हम लोग। तो बल्ब लगाते हैं तो होल्डर में लगाते हैं ना, एलईडी बल्ब आता है तो उसी को बोलते हैं धारक, यानी उसी बल्ब यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वो होल्ड करेगा। सबसे आता है बैटन होल्डर। बैटन होल्डर का हम लोग फिगर देख लेते हैं। ठीक है, बैटन होल्डर का हमारा फिगर है, हाँ देखिए हमारे ये है बैटन होल्डर का, ये अधिकतर हमारे घर में यूज होता है, दीवार पर हम लोग ठोक लगा सकते हैं। ये दूसरा है एंगल, ये
दीवार में इसको, ये पॉइंट है ना इसको दीवार में कर देते हैं और थोड़ा सा एंगल पे, किसी एंगल पे झुका रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका पढ़ना है स्क्रू होल्डर। ये स्क्रू होल्डर अधिकतर इसमें, ये स्क्रू होल्डर यहाँ पे होल्डर लगाता है, यहाँ से तार बाहर निकाल कर हम लोग कहीं भी लटका सकते हैं इसको। उसके बाद आपका आता है पेंडेंट होल्डर। ये इसका यूज होता है घर में हम लोग किया जाता है, ठीक है, नॉर्मली। और एक आता है ट्यूब होल्डर, स्टार्टर होल्डर, ठीक है। देखिए ये रहा आपका ट्यूब होल्डर, स्टार्टर होल्डर। ये होल्डर फॉर द स्टार्टर, ठीक है। कंबाइंड ट्यूब एंड स्टार्टर होल्डर, देखिए कंबाइंड स्टार, इसमें आपको जो ट्यूबलाइट हम लोग चलाते हैं इसी में एडजस्ट करके हम लोग चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद होल्डर की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। ब्रास बेकेलाइट एल्युमिनियम का बना होता है। रेटिंग कितनी होनी चाहिए आपका, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 250। अगर 6-16 भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। विशेष क्या है, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार एक लैंप की ऊंचाई जमीन की सतह से 2.5 मीटर होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय नियम के अनुसार एक लैंप की ऊंचाई जमीन से कितना मीटर पर होनी चाहिए, ठीक है। तो 2.5 मीटर से कम, 2.5 मीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 2.5 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। अब आता है आपका सामान्य उपसाधन, मतलब जनरल एसेसरीज। जनरल एसेसरीज में क्या क्या होते हैं। एडाप्टर किसको बोलते हैं आपका, ये बैटन होल्डर में लैंप ना लगाकर उसमें उसमें सप्लाई प्राप्त करनी हो तो एडाप्टर काम में लेते हैं। ये 6 एम्पियर 240, देखिए ये होता है आपका, ठीक। ये आपको इसको बोलेंगे एडाप्टर, मतलब इसमें हम लैंप नहीं लगाना है, उसी में सप्लाई प्राप्त करनी है तो हम उसमें क्या करेंगे, आपका एक एडाप्टर लगा देंगे। ये आपका एडाप्टर है। उसके बाद सीलिंग रोज। सीलिंग रोज क्या होता है, देखिए फिगर में आप देख सकते हैं, ये सीलिंग रोज होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो दीवार के ऊपर, यानी ठीक है, ऑन वॉल जब हम ऊपर ऊपर ऊपरी वायरिंग करते हैं, कंड्यूट पाइप की वायरिंग, तो जहाँ से हमको तार बाहर निकालना होता है, मान लिया पंखा यहाँ लटकाना है आपको, तो यहाँ पे हमारा वायरिंग आ गया, तो डायरेक्ट हम लोग पाइप में से जो होता है ना कंड्यूट पर से, उसमें से नहीं निकाल देंगे। हम यहाँ पे एक गोल सा ऐसे लगाएंगे, इसमें से हम तार निकालेंगे, और ये तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आपका सीलिंग रोज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है, ये कनेक्टर आपको अधिकतर देखने को मिलेगा पंखे के अंदर, जो सीलिंग फैन होता है उसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। वो कनेक्टर इस तरह का होता है, ठीक है। ऐसे कनेक्टर का यूज हम लोग अधिकतर अधिकतर देखा जाता है आपका एमसीबी वगैरह में, ठीक है। ये आपके 6 एम्पियर 12 वे, 1 2 3 4, ये 12 होते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे प्लस, तो सब में से हम लोग धारा प्लस प्लस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बस बार की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये 6 एम्पियर का 1 2 3 4 5 6, दोनों 6 एम्पियर का, लेकिन 6 वे है, इसमें 12 वे है, ठीक है। अब आता है आपका हीटर कनेक्टर। ये देखिए हीटर कनेक्टर। हीटर कनेक्टर आपका इस तरह का होता है, आपने देखा होगा मार्केट में जब भी मिलता है तो हीटर का तार अलग होता है, थोड़ा मोटा होता है, इसका कनेक्टर अलग होता है। ये आपका हीटर के अंदर कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये कॉपर का बना होता है। उसके अलावा है प्रेस कनेक्टर। प्रेस के अंदर भी एक कनेक्टर, ये पत्ती लगी होती है, यहाँ पे छेद होता है, इसमें से हम लोग प्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा मेन आता है आपका, तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद क्या क्या होता है, हमारा मेन आता है सुरक्षा उपसाधन, सेफ्टी एसेसरीज। सेफ्टी एसेसरीज में क्या क्या आते हैं, देखिए किसी भी विद्युत परिपथ की सुरक्षा अति आवश्यक होती है, ठीक है। भले वो बल्ब ऑन हो, जले, फूट जाए, कुछ भी हो, लेकिन आपकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। तो सुरक्षा के लिए आप लोग इसमें देखिए, सबसे पहले आपका पढ़ना है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी एमसीबी। एमसीबी का बहुत ही प्रचलित नाम है एमसीबी। तो एमसीबी का यूज देखना है तो आपको देखिए, एमसीबी एक ऑटोमेटिक सुरक्षात्मक युक्ति है जो परिपथ की ओवरलोड होने या शॉर्ट सर्किट होने से सुरक्षा करती है। यथाशीघ्र परिपथ को सप्लाई से विच्छेदित कर, सप्लाई से विच्छेदित करने का मतलब सप्लाई काट देती है, ठीक है। एमसीबी में कोई भाग मरम्मत योग्य नहीं होता, अतः खराब होने पर इसे बदलना ही पड़ता है, ठीक है। तो एमसीबी का जो पार्ट होता है ना, अगर ये खराब होता है पूरा ही पूरा बदलना पड़ता है, ठीक। ये रहा आपका एमसीबी फ्यूज यूनिट, ठीक है। एमसीबी फ्यूज यूनिट को चित्र 24 में दर्शाया गया है। अब उसके बाद आप क्या आता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के प्रकार, इसके भी प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रकार, ये आपके कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई के आधार पर, ठीक। तो एक कलिए सिंगल फेज मिनिएचर एमसीबी, मतलब एक तार जाएगा, एक ही तार बाहर निकलेगा, ठीक है। इसमें भी आपका ये निम्न प्रकार का एक पोल मिनिएचर सर्किट, एक ही पोल इसमें लगा होता है, एक तार जाएगा अंदर, एक तार बाहर निकलेगा, हो गया एक पोल का, ठीक है। ये सिंगल पोल का होता है। सिंगल पोल का मतलब एक तार यहाँ से जोड़ेंगे, फिर दूसरा तार यहाँ से निकाल लेंगे, ये हमारा लगा एमसीबी यहाँ बीच में लगी हुई है। अगर कहीं इस तार में कहीं फॉल्ट होगा तो ये तुरंत ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले देखते हैं हम लोग, टू पोल एमसीबी। यह एमसीबी सामान्य फ्यूज तथा एचआरसी फ्यूज की अपेक्षा अधिक संरक्षण क्षमता प्रदान करती है, वह इन्हें बदलना आसान होता है, ठीक है। क्योंकि आसान, इससे बदल भी सकते हैं। बदलने का मतलब कि अगर
फ्यूज एमसीबी के अंदर कोई सामान खराब होता है तो बनता नहीं है, पूरा पूरा रिप्लेस करना पड़ता है उसको हटा करके, तो इसीलिए इसको बदलना आसान होता है। एमसीबी डिजाइन में मॉड्यूल होता है, जिसके कारण इसका उपयोग विभिन्न संयोजनों में किया जाता है। मॉड्यूल का मतलब पूरी तरह से पैक्ड होता है, ठीक है। अगर इसमें कनेक्शन देने के बाद भी आप एमसीबी पकड़ लेते हैं कहीं साइड से तो आपको करंट नहीं लग सकता, ठीक। उसके बाद आपका 3 कली सर्किट ब्रेकर, 3 फेज एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर। तो ये आपके कई 3 प्रकार के होते हैं, 3 या 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका 3 पोल एमसीबी, ठीक है, 3 पोल एमसीबी, 3 पोल वाले। देखिए फिगर में इस तरह से 1 2 3, यहाँ से कनेक्शन हम लोग दे देंगे, यहाँ से करंट हम लोग बाहर ले लेंगे, हो गया 3 पेन। देखिए नीचे होगा तो ऑफ हो जाएगा, ऊपर होगा तो ऑन होगा, ठीक है। एमसीबी का थोड़ा सा उल्टा होता है हमारे नॉर्मल नॉर्मल स्विच की अपेक्षा, ठीक है। यहाँ पे सर ये एमसीबी का है आपका, यहाँ पे वो दिखाया हुआ है, देखिए एक फिगर, ये फिगर आप ध्यान देख लीजिएगा, ठीक है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ टर्मिनल शॉर्ट है, आर्क ग्रिड है, आर्क चैम्बर, यहाँ आर्क का चैम्बर स्विचिंग डिलॉय, ठीक है। बायोमेट्रिक स्ट्रिप फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन, यहाँ पे ओवरलोड होगा तो यहाँ पे ट्रिप कर जाएगा। सोलेनाइट का बना होता है अंदर ये, ठीक है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सोलेनाइट का बना होता है। इसके अलावा आपको विभिन्न परिपथों के लिए एमसीबी का चयन सारणी 2 के अनुसार। अब अलग अलग परिपथ के लिए किस तरह का हम लोग एमसीबी करेंगे, ठीक है। देखिए लाइट परिपथ के लिए हरे रंग की नॉब वाली, मतलब जो हम एमसीबी आता है आपका, उसका जो नॉब होता है, उसका स्विच जो होता है उसके अनुसार हम लोग चुनेंगे। क्या होगा, लाइट परिपथ के लिए हरे रंग का, ठीक है, मोटर परिपथ के लिए नीले रंग का, डीसी मोटर या डीसी परिपथ के लिए काले रंग की नॉब, आइसोलेटर के लिए लाल रंग की नॉब, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए 3 पोल और न्यूट्रल एमसीबी, 3 पोल वाला और न्यूट्रल वाला, मतलब इसमें 4 रहेंगे, 3 पोल रहेंगे, एक न्यूट्रल भी उसमें रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक पोल न्यूट्रल तार के लिए कनेक्शन के लिए प्रयुक्त होता है तथा शेष 3 पोल फेज तारों से जुड़े जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रल केवल एक आइसोलेटिंग पोल होता है, आइसोलेटिंग के लिए हमें करंट ना लगे। एमसीबी के प्रयोग से पहले ध्यान रखने योग्य बिंदु, अब कौन कौन से बिंदु हैं, देखिए उपकरण की वाट रेटिंग देखकर ही एमसीबी का चयन करना चाहिए, सही बात है। जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं उसका वाट रेटिंग क्या है, उसके अनुसार हम चूज करेंगे, यानी सारणी 3 के अनुसार। सारणी 3 ये आपका यहाँ पे, इसी के अनुसार हम लोग एमसीबी चूज करेंगे। जैसे अगर एयर कंडीशन हमको चलाना है, ठीक है, 1 टन का, तो 10 एम्पियर होगा, जी सीरीज का एमसीबी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और रुक कर वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और है, हाँ देखिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए एमसीबी की विशेषताएं, ठीक। तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए एमसीबी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। पहला, एकल फेज एसी परिपथ के लिए धारा रेटिंग 5 एम्पियर 10 15 30 50 60 एम्पियर होगा, तो वोल्टता 250 वोल्ट, पोलों की संख्या 2, मतलब 2 पेड़ वाला हम लोग एमसीबी यूज करेंगे। 3 फेज 3 तार या 3 फेज संतुलित भार के लिए, मतलब जहाँ पे लोड इक्वल इक्वल है और 3 फेज के लिए यूज करना हो, तो धारा रेटिंग 5 32 45 63 होना चाहिए, वोल्टता 500 वोल्ट होना चाहिए, और पोल की संख्या 3 फेज वाला, मतलब 3 पोल वाला हम लोग यूज करेंगे। 3 फेज का मतलब 1 2 3 इस तरह से निकलता है ना, 3 फेज, ठीक है। ये स्टार और एक होता है डेल्टा, ठीक। तो वहां पे हम लोग 3 फेज वाला यूज करेंगे। उसके बाद हमको देखना है 3 फेज 4 तार परिपथ के लिए, 3 फेज 4 तार मतलब एक तीन तीन फेज होगा आपका, एक चौथा तार आपका हो जाएगा न्यूट्रल के लिए, 3 फेज हो जाएंगे। तो धारा रेटिंग 5 30 45 63, वोल्टा 500, पोलो संख्या 3, पोलो संख्या 3 होगी, एक उसमें चौथा संख्या भी आएगा जो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब देखिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, जो आरसीबी का नाम आपने सुना होगा। आरसीबी जो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर काम करता है, और इसका अध्ययन हम लोग चैप्टर 12 में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इस सर्किट ब्रेकर को लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सुरक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया, मतलब घर में यूज कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अति भार तथा शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। इनका उपयोग पैनल बोर्ड स्विच बोर्ड में किया जाता है। यह जहां ये फिक्स किए जाते हैं, इसकी कार्यविधि लगभग एमसीबी की तरह होती है, ये अधिक एम्पियर रेटिंग पर कार्य करते हैं, ठीक है। हम जिसका एम्पियर रेटिंग ज्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा, वहां पे ये कार्य करेगा। इसका फिगर आप देख सकते हैं। एमसीबी संरचना, कौन सा एमसीबी है आपका, मोल्डेड, मतलब पूरा तरह से पैक होता है, ठीक है। इसमें हम लोग एक इन और एक आउट वायर जोड़ेंगे बस। इसका फ्रेम कैसा होता है, फ्रेम मोल्डेड केस कहा जाता है। सर्किट ब्रेकर अवयव लगाने के लिए मोल्ड के लिए इंसुलेटर हाउसिंग प्रदान करता है। इसे ग्लास पॉलिस्टर थर्मोस्टेट कंपोजिट रेजिन से बनाया जाता है। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, इसके द्वारा कनेक्ट को ओपन तथा क्लोज किया जाता है, कनेक्टर, ठीक है, कॉन्टेक्ट के द्वारा
इसमें कॉन्टेक्ट दिया है जिसके थ्रू इसको ओपन और क्लोज किया जाता है। आर्क एग्जीक्यूटिंग, जब कभी सर्किट ब्रेकर धारा के प्रवाह को रोकता है, परिपथ में आर्क उत्पन्न हो जाती है। आर्क एग्जीक्यूशन इस आर्क को सीमित करके उसे बांट देता है। इसे स्टील प्लेट की स्टोक से बनाया जाता है, जिन्हें दो इंसुलेटर प्लेट के साथ रखा जाता है। जब धारा प्रवाह में कोई रुकावट होती है तब कॉन्टेक्ट अलग हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कॉन्टेक्ट आयोनाइज्ड क्षेत्र में धारा प्रवाहित होती है, जो आर्क के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करके आर्क को समाप्त करती है। स्टैंडर्ड एमसीबी सीसीबी में मोल्ड कॉन्टेक्ट के द्वारा धारा का प्रवाह लीनियर होता है। शॉर्ट सर्किट अवस्था में ब्लो बल्ब उत्पन्न होता है, जिससे कॉन्टेक्ट ओपन हो जाते हैं। और इस तरह से हमारा ये वाला सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड सर्किट ब्रेकर, हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट ट्रिप यूनिट। ट्रिप यूनिट क्या होता है? यह सर्किट ब्रेकर का मुख्य भाग होता है, अतः इसे एमसीसीबी का दिमाग कहा जाता है। यह यूनिट ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को ट्रिप कर देती है। ओके, अब बात करना है हमको वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, किसी भी घर में हम जो वायरिंग करेंगे तो हमें आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तार चाहिए, विद्युत सहायक सामग्री जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, लकड़ी का बोर्ड, अब तो लकड़ी का छोड़िए प्लास्टिक का बोर्ड आने लगा है, लोहे के बने बोर्ड, सरल बॉक्स, लोहे का भी जगह अब लकड़ी का यूज़ करने लगे हैं क्योंकि लोहे में आपका करंट आने का खतरा रहता है, धारा वहन का। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड चाहिए, मीटर बोर्ड चाहिए, मेन स्विच बोर्ड चाहिए, एमसीबी बॉक्स चाहिए, पीवीसी का 2 mm का तार, 4 mm का तार, 6 mm का तार। ठीक है, लेड कवर तार चाहिए, 20 HWG की तांबे की नंगी तार अर्थ वायर के लिए चाहिए, और पावर वायरिंग HWG की तांबे की तार, GI वायर पावर वायरिंग, जहाँ से हम लोग पोल पर से हम लोग करंट लेके आएंगे घर में, पोल पर से हम लोग जब तार खींच के लाएंगे घर में, वो वाला। विद्युत सहायक सामग्री, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। ठीक है, विद्युत सहायक सामग्री अध्ययन 1 में किया जा चुका है। सबसे पहले तार पढ़ेंगे। तार का अलग अलग प्रकार क्या होता है? वेदर प्रूफ, फ्लेक्सिबल, पीवीसी, ट्विन को तार, सर्विस लाइन हेतु, एल्युमिनियम तार, जीआ तार, तांबे की तार है। तांबे का तार पीवीसी वगैरह होता है, चढ़ा होता है, वो चीज यूज करेंगे। बोर्ड आपका 100x150 mm या फिर 100x175 mm, ये सब साइज के आपको बोर्ड चाहिए लकड़ी के, हालांकि ये सब आपको प्लास्टिक वाले में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोहे के बॉक्स चाहिए, पेंच, स्क्रू वगैरह चाहिए कसने के लिए। ठीक है, लकड़ी की बनी गिट्टियाँ चाहिए, गोटियाँ, इसको हम लोग, इतना बड़ा बड़ा गिट्टिया होता है जिसको दीवार में छेद करके उसमें उसमें गाड़ते हैं, फिर उसमें हम लोग कील ठोक देंगे, मतलब बोर्ड अगर बाकी चीज़ को फिक्स करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद सनमाइका सीट चाहिए जिस पर हम लोग बोर्ड वगैरह स्विच वगैरह कसेंगे। उसके बाद कील चाहिए हमें बोर्ड को कील दीवार में ठोकने के लिए। घरेलू विद्युत परिपथ कैसे होते हैं? देखिए, घरों में जो लाइट पंखे हीटर आदि को हम लोग लगाते हैं, उनको हम लोग किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में लगाएंगे तो, और उनकी सप्लाई कितने पे होती है? 220 वोल्ट पे होती है। अधिक पावर रेटिंग के लिए हम लोग 15 एम्पियर के लिए होता है, 15 एम्पियर का यूज़ करेंगे, और कम पावर रेटिंग के लिए 5 एम्पियर का। माना जैसे एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ से वायर गया, ठीक है, प्लस का, यहाँ से स्विच हम लगा दिए, और ये माइनस वाला गया, ये इसको प्लस और माइनस। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका स्विच लगता है हमेशा प्लस में लगेगा, यानी फेज वायर में ही आपका स्विच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए यदि हम कमरे में लैंप की संख्या बढ़ा दे तथा उन्हें अलग अलग स्विच से कंट्रोल किया जाए तब विद्युत परिपथ निम्न प्रकार का होगा। देखिए एक कमरा है, इसमें 2 बल्ब लगा दिए तो हम लोग अलग अलग कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ ये बल्ब है, ये स्विच है, तो दोनों बल्ब को हम अलग अलग स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए 2 पृथक स्विच हो गया, यहाँ पे क्या 2 लैंप का 2 स्विच के साथ श्रेणी क्रम में संयोजन। देखिए ये श्रेणी क्रम में संयोजन है, मतलब यहाँ से बल्ब गया, इसको जला दिए, उसके बाद हम यहाँ से ऑन करेंगे तो ये जलेगा। ठीक, यानी ये वाला बल्ब जलेगा, S1 S2। ठीक है, तो ये सीरीज में जोड़ करके हम लोग 2 बल्ब यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें घाटा ये रहेगा, ठीक है, कि जब यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो ये नहीं जलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑफ रहेगा। जब इसको ऑन करेंगे, जब इसको ऑन करेंगे हम लोग, इसको ऑन करेंगे तब जाके ये भी जलेगा, मतलब दोनों ऑन होगा तभी जलेगा, एक ऑफ होगा तो नहीं जलेगा दोनों। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अलार्म परिपथ। अलार्म परिपथ होता है कि जब क्या होता है, सूचनाओं को लाइट या घंटी के माध्यम प्रदान करता है, अलार्म परिपथ कहलाते हैं वो। ठीक है, अलार्म परिपथ का यूज, देखिए फिंगर है ये आपका। ठीक, अलार्म पर वायरिंग ये होता है, देखिए ये बेल लगी होती है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन में से एन और पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, बस उसमें हम लोग पॉइंट कर देंगे, हो गया। ये पुश बटन होता है, पुश बटन अलार्म का जो होता है, इसी का यूज़ हम लोग करते हैं, हम लोग डोरबेल में यूज़ करते हैं। ठीक है, डोरबेल में हम लोग बजाएंगे यहाँ पे, ठीक है, आवाज़ करेगा, तुरंत हटाएंगे या ऑफ हो जाएगा, उसका तो ऑटोमेटिक स्प्रिंग पर रहता है। ठीक है, फायर अलार्म वाले यही है। फायर अलार्म वाले में क्या होता है, एक हम लोग डायोड, देखिए यहाँ डायोड लिखा होगा, स्मोक डिटेक्टर
ठीक है, स्मोक डिटेक्टर ये होता है BC 548 का एक होता है IC, उसका यूज़ करते हैं। फायर अलार्म को रिमोट हीट डिटेक्टर, ठीक है, यूज़ के द्वारा देखिए आपातकालीन स्थिति आने पर उसका पता लगा तथा लोगों को देख सकने या सुन सकने योग्य सिग्नल द्वारा चेतावनी देता है। फायर अलार्म को स्मोक डिटेक्टर तथा हीट डिटेक्टर के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। फायर अलार्म की चेतावनी के बाद लोगों को यह स्थान छोड़ने के लिए निर्देश दिया जाता है। इसे हस्तचलित भी विधि जैसे कॉल पॉइंट या पुल स्टेशन द्वारा भी एक्टिवेट किया जा सकता है। फायर अलार्म की कार्यविधि को इस तरह से देखिए, ये आपका स्पीकर है जहाँ पे आपका फायर अलार्म का साउंड आएगा। उसके बाद ये आपका है IC, ठीक है, और ये आपका BC, इसको बोल सकते हैं आपको डायोड, और इसको बोलते हैं IC, जिसको बोल सकते हैं हम लोग स्मोक डिटेक्टर और आपका हीट डिटेक्टर, ठीक है। तो इसी के थ्रू आपका IC का नंबर होता है UM66 और आपका एक ट्रांजिस्टर होता है BC 548 का यूज़ करके हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फायर का पता लगाते हैं और उसको हम लोग एक फायर अलार्म को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार स्पीकर या हॉर्न के द्वारा आपातकालीन स्थिति में सूचना प्राप्त होती है, जिससे वहाँ पर खड़े लोगों को वहाँ से बाहर जाने के लिए आपको सूचना मिल जाती है, ठीक है। तो इसका देखिए आपका इस तरह से कुछ अभ्यास प्रश्न है जो आपका MCQ टाइप के हैं। तो आपको मैं अगले वीडियो में कभी बताता रहूँगा, लेकिन अभी मैं आपका बस चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड आप तो इस कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।